Gaza is under a complete siege. No water, no food, no इससे electricity. पहले के वीडियो में हम लोगों ने पूरे इतिहास के बारे में जाना था कि किस तरीके से ज्यूस और फ़िलिस्तीनियों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, उसको पूरा इतिहास के बारे में जाना था और 2023 तक की जितनी भी घटनाएं उन सभी चीज़ों के बारे में जाना था। तो जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं चैनल पे। 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फ़िलिस्तीन का विभाजन करने को लेकर के एक प्लान को सामने रखा गया था, जिस प्लान के तहत फ़िलिस्तीन का विभाजन करके एक फ़िलिस्तीन और एक इजराइल स्टेट बनाने का काम चल रहा था। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पार्टीशन प्लान रखा गया था इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल्स जानते हैं। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करते हैं ये प्लान कैसे फेल हो गया, जिसके बाद से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कई सारे वॉर्स हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1918 से पहले फ़िलिस्तीन वाले पूरे क्षेत्र का कंट्रोल ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर का डिवीज़न किया जाता है और इस डिवीज़न के बाद ये तय होता है जो फ़िलिस्तीन वाला पूरा क्षेत्र है उसका कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक बेल्फर डिक्लेरेशन, बेल्फर घोषणा पत्र को लाया गया था पब्लिक डोमेन में, और इस घोषणा पत्र के माध्यम से ये बोला गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली सपोर्ट देती है ज्यूस लोगों को कि वो यूरोप से माइग्रेट करके फ़िलिस्तीन वाले एरिया में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना एक होम स्टेट, एक ज्यूज़ स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं ज्यूस का जो माइग्रेशन था फ़िलिस्तीन वाले एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. 1918 में ब्रिटिश हुकूमत का जब कंट्रोल फ़िलिस्तीन वाले एरिया पर हो गया तो ब्रिटिश हुकूमत ने वहाँ पे एक सेंसस या फिर जनगणना करवाई। उस जनगणना के जब आंकड़े आते हैं तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे जो अरब फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो 7 लाख के समथिंग है। इसके अलावा जो जूस लोग हैं उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 या 56,000 के समथिंग। 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र का कंट्रोल लेने के बाद और जूस को फ़िलिस्तीन वाले एरिया में माइग्रेट करने के लिए अलाउ करने के बाद फ़िलिस्तीनी अरब्स और जूस लोगों के बीच में जो घटनाएं हैं, जो विवाद है, उसकी शुरुआत काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। Made to the Zionist movement to support the founding of a homeland for the Jewish people, and this would soon threaten not just the development. यहूदियों के बढ़ते माइग्रेशन की वजह से फ़िलिस्तीनी अरबों ने 1936 में एक रिवोल्ट शुरू कर दिया जिसको ग्रेट अरब रिवोल्ट कहा जाता है। इस रिवोल्ट के माध्यम से फ़िलिस्तीनी अरब लोगों ने डिमांड की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे कंट्रोल बना के रखी है वो ख़त्म कर दे और यहाँ से निकल जाए। दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके तहत यहूदियों का माइग्रेशन हो रहा है फ़िलिस्तीन में, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म किया जाना चाहिए। Palestinians launched 2 popular uprisings against the Jews and the British blatant pro-Zionist policies. ये रिवोल्ट इतने बड़े स्केल पे हुआ था कि इसमें लगभग 5,000 अरब फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, 262 यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स मारे गए थे, इसके अलावा यहाँ पे 350 जूस मारे गए थे। इस रिवोल्ट के शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत सतर्क हो जाती है और इस पूरे मामले को जानने के लिए उन्होंने एक कमीशन नियुक्त किया था 1936 में, जिसको पील कमीशन कहा जाता है। पील कमीशन को ये काम दिया गया था कि वो इस मामले की जांच करें अरब विद्रोह की, इसके अलावा वो कुछ सिफारिशें जारी करें जिसके माध्यम से फ़िलिस्तीन और अरबों की समस्या को हल किया जा सके। इस पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि फ़िलिस्तीन का डिवीज़न कर देना चाहिए, एक अरब स्टेट में, एक ज्यूस स्टेट में। पील कमीशन के द्वारा ये बोले जाने पर कि फ़िलिस्तीन का विभाजन करके एक ज्यूस स्टेट और एक अरब स्टेट बनाया जाए, इसका विद्रोह और ज़्यादा अरबों ने स्टार्ट कर दिया और हम देखते हैं विद्रोह ये जो था अरबों का और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। पील कमीशन की सिफारिशों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन को ये काम दिया गया कि वो फ़िलिस्तीन वाले एरिया में जाए और वहाँ पे जाके चेक करे कि क्या जो पील कमीशन की सिफारिश है कि फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र को एक अरब स्टेट और एक ज्यूस स्टेट में बांटना मुनासिब होगा या नहीं मुनासिब होगा। तो ये कमीशन, वुडहेड कमीशन जैसे ही फ़िलिस्तीन में पहुँचता है तो अरबों द्वारा इसका और भी ज़्यादा बाइकआउट किया जाता है, विद्रोह और तेज़ हो जाता है। 1936 में अरबों ने जो विद्रोह शुरू किया था वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है। 1938 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये विद्रोह बहुत बड़ी समस्या बन जाता है।
क्योंकि ये विद्रोह इतना बड़ा होता है, इतने बड़े स्केल पे होता है, जिसकी वजह से ये विद्रोह ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलने लगा। जब ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया कि वो फ़िलिस्तीनी समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उन्होंने 9 नवंबर 1938 को एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने बोला कि 1918 के बाद से जो उनका कंट्रोल है फ़िलिस्तीनी वाले क्षेत्र पे, वो उस कंट्रोल से विड्रॉ करना चाहते हैं और अपना कंट्रोल और अपनी फोर्सेस को वहाँ से वापस बुलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अरब डेलीगेट्स और कुछ फ़िलिस्तीनी अरब डेलीगेट्स को इनविटेशन भेजा कि वो लंदन आए और इस मुद्दे पर यानी फ़िलिस्तीन के फ्यूचर को लेकर के वहाँ पर वार्ता की जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं फरवरी 1939 में लंदन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे यहूदी, अरबों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बातचीत शुरू होती है ताकि यहाँ पे फ़िलिस्तीन की समस्या को लेकर के कुछ हल निकाला जा सके। The conference is hoping to arrive at a solution of the Arab-Jewish problem of Palestine. Lord Halifax attended and लंदन कॉन्फ्रेंस में 2 महीने तक डिस्कशन चलता है और उस डिस्कशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसको 17 मई 1939 को पब्लिश किया जाता है, जिसको वाइट पेपर कहा जाता है। इस वाइट पेपर में पहली बात थी कि अगले 10 सालों में फ़िलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाएगा और उसको ब्रिटिश कंट्रोल से आज़ादी दे दी जाएगी और इस इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन में कोई ज्यूज़ स्टेट नहीं बनाया जाएगा, कोई सेपरेट यहूदियों का कंट्री नहीं होगा और यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें शेयर्ड गवर्नमेंट होगी, ज्यूज़ की और अरब्स की। वाइट पेपर की अगली बात है कि यहूदी लोग फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं, साथ ही साथ उनका जो माइग्रेशन है यूरोप से फ़िलिस्तीन की तरफ उस पर भी लिमिट लगा दी गई। अगले 5 सालों तक 1939 से 1944 तक सिर्फ 75,000 यहूदी ही यूरोप से फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में माइग्रेट कर सकते हैं और 1944 के बाद कितने यहूदी यूरोप से फ़िलिस्तीन की तरफ माइग्रेट करेंगे, ये संख्या अरबों के द्वारा डिसाइड की जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले ज्यूज़ को फेवर करती थी कि वो लोग फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना एक होम स्टेट, ज्यूज़ स्टेट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें वो अरबों के फेवर में कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिटलर का जो लगातार एक्सपेंशन है वो यूरोप से एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अरब नेशंस जैसे कि इजिप्ट है और फ़िलिस्तीन है और जॉर्डन है और सीरिया है, इनका सपोर्ट ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिटलर को रोकने के लिए। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अरबों का फेवर करने में लगी हुई है। Under Neville Chamberlain restricted Jewish immigration to Israel in exchange for Arab support and Arab oil. इस वाइट पेपर के पब्लिश होने के बाद हम ज्यूज़ की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो ज्यूज़ ने इसका बहुत तेज़ी से विरोध करना शुरू किया और यहाँ पे उन्होंने अटैक शुरू कर दिया अरबों के ऊपर और ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ हैं, ब्रिटिश जो ऑफिसेस हैं, ब्रिटिश जो प्रॉपर्टी है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस वाइट पेपर पे अरबों का क्या रिएक्शन था। तो अरब स्टेट्स ने ये बोला कि जो इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन में जो शेयर्ड गवर्नमेंट की बात है, जहाँ पे ज्यूज़ और अरब से मिलकर सरकार चलाएंगे, तो ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम कुछ भी करना चाहेंगे तो हमारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेंगे ज्यूज़, तो इस तरीके से सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा डिमांड उनका ये था कि जो 1944 के बाद जो ज्यूज़ का माइग्रेशन है यूरोप से फ़िलिस्तीन की तरफ, उसको कम्प्लीटली बैन किया जाए, उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके बाद में कई सारे अरब जो लीडर्स हैं उनमें आपस में डिस्कशन होता है और फाइनली जुलाई 1940 में अरब नेशंस की तरफ से अरबों के जो नेता थे जिनका नाम था जमाल अल हुसैनी, उन्होंने इस वाइट पेपर को एक्सेप्ट कर लिया था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है और जर्मनी के हाथों ब्रिटेन को बहुत लॉस उठाना पड़ता है। इस लॉस की वजह से ब्रिटेन का जो खजाना खाली हो जाता है। 1946 में ब्रिटेन में नए चुनाव होते हैं और नई सरकार चुन के आती है, लेबर पार्टी की सरकार, जिसमें नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम होता है क्लेमेंट एटली। एटली की नई सरकार इस बेस पर जीत के आई है कि वो जीतने के बाद फ़िलिस्तीन और भारत से विड्रॉ कर देंगे और पूरी तरीके से ब्रिटेन की जनता पर ध्यान देंगे, क्योंकि ब्रिटेन की जनता ब्रिटेन की नीतियों की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन का ज़्यादातर ध्यान बाहरी क्षेत्रों पर रहता था और ब्रिटेन की जनता पर नहीं रहता था। इसलिए एटली गवर्नमेंट ने फरवरी 1947 में अनाउंस किया कि वो फ़िलिस्तीन से विड्रॉ करने वाले हैं और अपना जो कंट्रोल है उसको जल्द से जल्द फ़िलिस्तीन से ख़त्म कर लेंगे और फ़िलिस्तीन का जो फ्यूचर होगा आगे वो यूनाइटेड नेशंस को सौंपते हैं।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फ़िलिस्तीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस को देने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस मुद्दे का संज्ञान अपने हाथों में ले लिया और एक कमेटी बनाई मई 1947 में, जिसको यूएनएस्को बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन फ़िलिस्तीन। 3 सितंबर 1947 को इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में बोला जाता है कि फ़िलिस्तीन का डिवीज़न किया जाना चाहिए, एक ज्यूज स्टेट में और एक अरब स्टेट में, और साथ ही साथ जो जेरूसलम सिटी है उसको न ही ज्यूज़ के अंडर दिया जाएगा न ही फ़िलिस्तीनियों के अंडर, जबकि जो जेरूसलम सिटी है उसका कंट्रोल है वो एक इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा किया जाए। इस कमेटी के द्वारा आगे बोला जाता है कि जो ज्यूज़ स्टेट होगा उसमें कई सारे अरब लोग रहेंगे और जो अरब स्टेट होगा उसमें कई सारे ज्यूज़ लोग रहेंगे, और जो अरब स्टेट में ज्यूज़ लोग होंगे उनको अरब स्टेट का सिटीज़न समझा जाएगा, और जो ज्यूज़ स्टेट में अरब्स लोग होंगे उनको ज्यूज़ स्टेट का सिटीज़न समझा जाएगा। अरब स्टेट में अरबों की पॉपुलेशन लगभग 98% होगी और ज्यूज़ लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 1% होगी। साथ ही साथ जो ज्यूज़ स्टेट होगा वहाँ पे ज्यूज़ की पॉपुलेशन 61% होगी और अरबों की पॉपुलेशन 38% के समथिंग। पूरे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र का विभाजन करने के बाद पूरे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र का 61% के लगभग जो क्षेत्र है वो ज्यूज़ को दिया जाएगा। इसके अलावा जो 39% के समथिंग जो क्षेत्र है वो अरबों के हिस्से में जाएगा। अब हम देखते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जो यहूदियों के हिस्से में आए थे, जिसमें से एक है रेड सी कोस्ट, लाल सागर का जो तट है जो फ़िलिस्तीन से लगता है। ये रेड सी वाला जो कोस्ट है और ये जो एरिया है रेड सी वाला, ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूरोप के ट्रेड को एशिया के ट्रेड से जोड़ता है। दूसरा हम देखते हैं सी ऑफ गैलीली, गैलीली का जो सागर है, ये एक तरीके की बहुत बड़ी झील है जो कि वाटर सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी यहूदियों के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं एक रेगिस्तान उनके हिस्से में आया था जिसको नागेव डिज़र्ट बोलते हैं। इसके अलावा 3 मैदानी क्षेत्र आए थे और ये मैदानी क्षेत्र 3 नदियों की घाटियों के द्वारा बनाए जाते हैं और ये इकोनॉमिकली यानी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक है जॉर्डन नदी की वैली, दूसरा है शैरोन नदी की वैली और तीसरा है जजरील नदी की वैली। अब हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीनियों के अंडर में कौन कौन से एरिया रखे गए थे। तो उसमें कई सारे हाईलैंड्स शामिल हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वेस्ट फ़िलिस्तीन में। इसके अलावा हम देखते हैं कोस्टल एरियाज़ जो हैं फ़िलिस्तीन के वेस्ट कोस्ट के, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल सिटी है जिसका नाम है तेल अवीव, जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे कई सारे ट्रेड बंदरगाह बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये जो योजना प्रस्तुत की गई फ़िलिस्तीन के विभाजन की, उस पर यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा वोटिंग स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं कि फ़ाइनल वोटिंग जो होती है इस पार्टीशन प्लान पे वो 29 नवंबर 1947 को होती है। 29 नवंबर 1947 को जब वोटिंग स्टार्ट होती है पार्टीशन प्लान पे, तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो 57 कंट्रीज़ हैं उसमें से 56 उस दिन प्रेजेंट होती हैं। थाईलैंड उस दिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वोटिंग होनी है पार्टीशन प्लान पे वो 56 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट होती है। तो जो वोटिंग स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि 33 कंट्रीज़ के द्वारा पार्टीशन के फेवर में वोट किया जाता है, जो कि टोटल वोट का 72% होता है, जिसमें कई बड़े बड़े देश शामिल होते हैं जैसे कि यूएस और यूएसएसआर सोवियत यूनियन शामिल होता है। फिर हम देखते हैं कि 13 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इस पार्टीशन के अगेंस्ट वोट किया है और जो कि टोटल वोट का 28% होता है, जिसमें इंडिया शामिल होता है, पाकिस्तान शामिल होता है, साथ ही साथ हम देखते हैं चाइना और ब्रिटेन भी शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वोटिंग में 10 ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो वोटिंग में शामिल नहीं होती हैं, ना ही वो पार्टीशन के फेवर में वोट डालती हैं, ना ही वो पार्टीशन के अगेंस्ट में वोट डालती हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्टीशन प्लान था वो बेसिकली पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे 33 कंट्रीज़ और 72% जो वोट गया है वो इस फेवर में वोट गया है कि पार्टीशन होना चाहिए फ़िलिस्तीन का। Made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark. तो हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो पार्टीशन प्लान है फ़िलिस्तीन का वो पास कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा अरबों का और ज्यूज़ का। तो ज्यूज़ ने इस पार्टीशन को वेलकम किया था और सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। हज़ारों की संख्या जिनमें जो ज्यूज़ थे वो तेल अवीव सिटी और जेरूसलम में गैदर हो गए थे और इस पार्टीशन प्लान को लेकर के सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया था। अब हम अरबों की बात करते हैं कि अरब का क्या रिएक्शन रहा। तो अरब कंट्रीज़ ने बोला कि ये जो फ़िलिस्तीन का सारा एरिया है
ये इतिहास में हमारा ही एरिया रहा है, लेकिन इस पार्टीशन प्लान में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि 61% एरिया जो फ़िलिस्तीन का है वो ज्यूज़ को दे दिया गया है और सिर्फ 39% एरिया हमारे हिस्से में आया है। तो सारे अरब लीडर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा जमकर विरोध स्टार्ट कर दिया था। which beginning as a demonstration quickly led to the burning of Jewish shops and the general destruction of Jewish property. तो हम देखते हैं कि यूएस और ब्रिटेन ने इस पार्टीशन प्लान पे क्या अपने व्यू रखे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था और बोला था कि जो पार्टीशन प्लान है ये अनफेयर है अरब्स के लिए और ये अरबों पर थोपा नहीं जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो यूएस गवर्नमेंट है उसने इसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और बोला था कि ये जो प्लान है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ज्यूज़ कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इसके द्वारा हो सकता है कि अरब्स और यहूदियों के बीच में जो संघर्ष है वो रुक सकता है यहाँ। इसके बाद अरबों का विद्रोह काफ़ी तेज़ हो जाता है, लेकिन इसी बीच मध्य रात्रि मिडनाइट 14 मई 1948 को ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मैंडेट है फ़िलिस्तीन पर से वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं अपनी फोर्सेस का और अपनी सरकार का फ़िलिस्तीन से। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस घोषणा के बाद से ज्यूज़ ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया उसी मिडनाइट को और उन्होंने एक नई स्टेट अपनी स्टेट इजराइल की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता दिवस को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। May 1948 in the city of Tel Aviv, David Ben-Gurion stood behind the microphone and solemnly proclaimed the establishment of a state for the Jewish people in Eretz Yisrael. यहूदियों के द्वारा अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद उसी दिन 14 मई 1948 को अरबों और इजराइल में एक बैटल शुरू हो जाता है जिसको फर्स्ट अरब इजराइल वॉर भी कहा जाता है। 1949 में ये बैटल ख़त्म होता है और नतीजों से यह पता चलता है कि इसमें जो जीत हुई वो इजराइल की हुई है अरब स्टेट्स के ऊपर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इजराइल जो है वो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है और उसके बाद से ही फ़िलिस्तीन के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर देता है।